गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। आज हम एमएससी परिवेश मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम पेपर फर्स्ट को पढ़ेंगे एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये हमारे पास रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही एक समान सिलेबस है। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटी के नाम देख रहे हैं। अगर आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हो या आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से हो या महाराजा सूरजमल भरतपुर यूनिवर्सिटी से हो या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हो, अगर आपका कॉलेज इन 4 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और आपका एनुअल स्कीम है यानी आपकी वार्षिक एग्जाम होती है, तो ये सिलेबस हमारे पास उसी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आप अगर इन किसी चारों में से एक यूनिवर्सिटीज के अंदर से अगर आप आते हो तो आप इस लेक्चर्स को आगे देखिए, अदरवाइज आप टॉपिक के हिसाब से अपना सर्च कीजिए। तो देखिए हमारे पास एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस यूनिट फर्स्ट का, हमारे पास इस पेपर फर्स्ट का एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसका सिलेबस है क्या होगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है एमए एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस, जो आपके एग्जामिनेशंस का नाम है और ये आपके लिए एनुअल स्कीम के अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर है पेपर फर्स्ट एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसने साफ लिखा है कि ये कॉमन है फॉर रेगुलर एंड नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट्स के लिए और ये आपके पास है मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होंगे 100 और ये एक थ्योरी पेपर है। ठीक है, इसके अंदर देखिए 5 यूनिटें। आज हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो आप अपने रफ कॉपी में या आप नोट कीजिए इसके सिलेबस को और इसकी सिलेबस की केवल यूनिट फर्स्ट है। मैंने ब्लू पेन से इसे टिक कर रखा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर दूसरा टॉपिक है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और बटरफ्लाई लेमा। बस यहां तक हमें इस यूनिट के फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये करते हैं पेपर फर्स्ट, ये रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर बुक देख सकते हो। हम इस बुक, ये जेपीएच की बुक है, हम इस बुक को आधार मान के चलेंगे। देखिए इस बुक के अंदर अगर आप देखोगे आपके पास एक तो चैप्टर 2 का है, एक चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे पास से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक चैप्टर 2 है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड एक हमारे पास है चैप्टर 3 है, एक हमारे पास चैप्टर 3 है डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर बुक्स को देख सकते हैं। हमारे पास इस बुक से एक तो हम चैप्टर 2 लेके चलेंगे जिसका नाम है हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड एक हमारे पास है चैप्टर 3 है जिसका नेम है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप जिस हिसाब से आपने बीएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में आप देख के आते थे, ठीक वही शेड्यूल्स हमारे पास एग्जामिनेशन का रहने वाला है। वही यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 एंड ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ए का मिलेगा ये हमारे पास मिलेगा चैप्टर 2 से 10 मार्क्स का और ये नीचे जो क्वेश्चंस मिलेगा ये मिलेगा हमें चैप्टर 3 से, ये भी हमें मिलेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट करना है, ये हमारे पास एग्जाम का शेड्यूल रहने वाला है, हमें क्वेश्चन 2 को नहीं करना है। ओके, तो अब देखो हमारे पास से जो चैप्टर 2 है, जो हमारे पास चैप्टर 2 है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड चैप्टर 3 है डायरेक्ट प्रोडक्ट। आज की हम इस लेक्चर के अंदर हम इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो चैप्टर 2 है इसके अंदर हमें 4 थ्योरम्स को पढ़ना है, थ्योरम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास केवल 4 थ्योरम्स हैं। आपकी बुक्स में 5 हैं बट एक आपको करनी नहीं है, केवल 4 थ्योरम्स करनी है। थ्योरम फर्स्ट का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। सेकंड जो थ्योरम होगी वो इसी का रिजल्ट होगी, इसी का एक रिजल्ट होगी। थर्ड जो थ्योरम है उसका नाम है डायमंड थ्योरम, थर्ड जो थ्योरम है उसका नाम है डायमंड
थ्योरम, और जो फोर्थ थ्योरम है वो जासनेस थ्योरम, या इसको हम बटरफ्लाई थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, जैसा कि आप बुक्स के अंदर देखोगे तो ये हमारे पास चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और इसके अंदर हमें 4 थ्योरम्स को रीड करना है, थ्योरम 1, 2, 3 एंड 4th। हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है, ये होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड जो थ्योरम होगी वो इसी का एक रिजल्ट है, उसको प्रूफ करना है। थर्ड जो थ्योरम है उसको नाम देंगे हम डायमंड थ्योरम, और फोर्थ है हमारे पास बटरफ्लाई थ्योरम। ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन से कंफर्म मिल जाएगा पूरे 10 मार्क्स का। ठीक इसी प्रकार चैप्टर 3 का नाम है हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक होगा हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एंड सेकंड होगा हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक होगा हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और इसके अंदर हमारे पास 2 थ्योरम्स होंगी, थ्योरम 1 एंड 2। ठीक इसी प्रकार हम इंटरनल डायरेक्ट में इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और इसके अंदर हमारे पास 5 थ्योरम होंगी, थ्योरम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, बुक्स में आपके 6 थ्योरम्स हैं, बट अपने को 5 ही रीड करना है। तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। बुक मैंने आपको दिखाई दी है, मेरे पास कौन सी बुक है, आप भी या जेपीएच की बुक को हम बेस मान के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस होगा वो एक तो हमारे पास चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 में हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नाम है, इसमें हमें केवल 4 थ्योरम्स पढ़नी है। मतलब अगर आप मेरे 5 लेक्चर कंटिन्यू देख लोगे तो आपके 10 मार्क्स से 100% आएंगे। ठीक इसी प्रकार चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 के अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है डायरेक्ट प्रोडक्ट, जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसके अंदर 2 थ्योरम्स करेंगे। ठीक इसी प्रकार इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के हम डेफिनेशंस करेंगे और इसके अंदर 5 थ्योरम्स को हमें प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास 5 और 2 7 और ये 4, टोटल हमारे पास इस यूनिट के अंदर 11 थ्योरम्स हैं। तो अपने लगभग 13 या 14 के करीब लेक्चर होंगे, जिसके अंदर मैं ये यूनिट कंप्लीटली आपको करवाऊंगा। ओके, तो देखिए अब हम ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का सिलेबस हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये आप लोगों को पता है। फिर भी आप इसे एक बार, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसे हाथ से लिखिए कि ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। ठीक है, आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसे चैप्टर 2 से, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से। अब देखिए, अब हम इस पेपर को स्टार्ट करें, इस यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करें, उससे पहले हमें कुछ ही चीजें जो हमें पता होना कंपलसरी है। देखिए, सबसे पहले जो पेपर का नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अगर इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं कि एडवांस अलग छोड़ दूं, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा केवल इतने की बात करूं मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो ये आप बीएससी फाइनल में आप इसको पढ़ के आए हो। अगर आप इन 4 यूनिवर्सिटी से संबंधित हो तो आप बुक्स देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये बीएससी फाइनल्स की बुक थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 इयर्स की बीएड करने के बाद एमएससी कर रहे हैं, यानी लास्ट उन्होंने 2019 में बीएससी फाइनल किया था, उसके बाद 2020 और 2021 से ये 2 साल उनके लिए बीएड की। तो उन स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल का गैप लग गया बीच में, तो इसे भूल गए होंगे। या फिर अब जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो कोविड-19 की वजह से वो बहुत ही कम, या मैक्सिमम बात करें तो 20% सिलेबस पढ़ के आए हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं है। तो हम कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को थोड़ा सा हम बेसिक से सीखेंगे, तो अब हमें जितना एमएससी प्रीवियस में यूज में लेना है इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को, तो सबसे पहले तो देखिए अलजेब्रा क्या होते हैं कि % स्टूडेंट्स के पास, हमारे पास क्या था, हिंदी माध्यम था,
और अब वो इंग्लिश मीडियम में आएंगे तो कोई बात नहीं, आपका मीडियम कन्वर्ट हो रहा है, इसका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में आपको जितना भी लिखवाया जाएगा आप उसे इंग्लिश में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिलीव मी, आफ्टर 15 डेज कंटिन्यू लेक्चर चलेंगे 15 दिन तक, और 15 दिन के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर हमारे पास अंडर 40 मिनट का हो, ठीक है। 15 दिन के अंदर आप इसे साथ साथ नोट करते जाओगे स्क्रीन को रोक पॉज कर करके, तो डेफिनेटली 15 दिन के बाद आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है मीडियम को लेकर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड को आप इतना सही समझिए, हिंदी में अगर इससे बात करें तो अमूर्त होता है, बट अब्स्ट्रैक्ट मतलब आप इतना सा मान के चलिए कि अब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज को हम सीधे सीधे उसे पहचाने नहीं पाए, यानी हमने किसी चीज को देखा और उसे रीड करने की कोशिश की कि ऐसा हो सकता है, बट वो अपना रंग बदल ले, जैसे गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो अमूर्त है, वो अपना रूप सडनली चेंज कर लेता है जिसकी वजह से हम उसे समझ नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार हमारे पास अलजेब्रा है, ये सडनली इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी जिसे हम ठीक ठीक समझ में ना पाए। जैसे आप बीएससी फाइनल में अगर आपको ठीक ठीक याद है तो आप लोगों ने ग्रुप पढ़ के आए थे, ग्रुप की डेफिनेशन थी, फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या हिंदी में बात करूं तो समूह है, ग्रुप की समाकारिता, वलय, रिंग, क्षेत्र, सदिश, समष्टि वगैरह पढ़ के आए हो। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो टोटल थ्योरम बेस्ड पेपर था, ठीक। अब इसके क्या लग गया, यहां तक तो बीएससी फाइनल देख सकते हो बुक को, ये पढ़ के आए अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब इसके एडवांस और लगा लो, समझ गए होंगे। एडवांस मतलब इससे भी इसका बड़ा रूप आने वाला है। कहने को तो भयंकर है बट बिल्कुल भी भयंकर नहीं है। अगर आप ये वीडियो सर्च करके आए हो इसको देखने के तो जरूर आपके प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन से करें। देखिए ये पेपर बहुत इजी पेपर है अगर इसे टाइम टू टाइम पढ़ा जाए तो, या टाइम टू टाइम से मेरा मतलब है अगर आप इसे साथ साथ लिखोगे और थोड़ा सा इसे याद करके 2 से 3 टाइम बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ये बहुत ही इजी पेपर है, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं एमएससी का एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को कुछ बातें इस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूज में लेनी है, इससे बगैर मैं एमएससी को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ बातें बीएससी फाइनल्स, आप ये बुक्स जरूर आपका इसे पाला पड़ा होगा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। एमएससी प्रवेश को स्टार्ट करें उससे पहले इसकी कुछ बातें जो आपको कंपलसरी रूप से आनी चाहिए, अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली एमएससी को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले बीएससी फाइनल्स की बुक को पढ़ोगे, ठीक है, ये इसका मतलब कतई इसका ये मतलब है नहीं है। तो आइए अब हम इसके बीएससी फाइनल्स की बुक के कुछ रिजल्ट्स बहुत ही कम मात्रा में लिखेंगे जिसको हम एमएससी के अंदर काम में लेने वाले हैं, ओके। तो देखिए कुछ रिजल्ट्स जो हमें काम में लेके आने हैं, तो आप रफ कॉपी में और स्टार्टिंग में लिख लीजिए इस यूनिट के बारे में कि बेसिक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बेसिक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, साथ साथ इसे नोट कीजिए और समझिए, ठीक है। देखिए बेसिक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ये आपके पास बुक है, मैं फिर से बता देता हूं। नंबर 1 सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस लिखने लग जाऊं कि लेट जी स्टार, let a capital G be non-empty set and star is a binary operations, then we said that G star is said to be group if it have following postulates: star is associative in G, star in extents of identity element, extents of identity element and extents of inverse elements, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स। ऐसे इसकी कुछ डेफिनेशंस होगी बट आपको इसकी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हम एमएससी में काम में लेंगे ग्रुप, आप समझ के चलोगे कि जी स्टार हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है जहां जी एक काम करेगा सेट का,
जहां G काम करता है सेट या समुच्चय का, बट हम हिंदी में यूज में नहीं लेंगे, अब हम इसे सेट का सेट ही बोलेंगे। और स्टार हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशंस। स्टार हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होता था F बिलोंग A क्रॉस A टेस्ट टू A, बट हमें इससे अब एक बार कोई लेना देना नहीं है। आप मान के चलोगे कि एक तो हमारे पास सेट होगा और एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा, और इसे हम छोटा कोष्टक, देखो ऐसे भी नहीं लिखना है, ठीक है, और इसे ऐसे भी नहीं लिखना है, केवल इसे हमें ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज में लेंगे। तो G स्टार हमारे पास क्या होगा? एक ग्रुप होगा, और ये ग्रुप की तीन कंडीशंस। पहली कंडीशन है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, और एवरीवेयर A B C बिलोंग करेंगे G के अंदर। अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, एक तो हमें इसे सीधा याद रखना है G1 को, फिर हमारे पास है G2 A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, एवरीवेयर A भी G में थी एंड E भी G में थी। इसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते थे। ठीक है, आइडेंटिटी। फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी थी कि A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, वेयर B इज इक्वल टू A इनवर्स। इसे हम बोलते थे इनवर्स का एलिमेंट, इसे हम बोलते थे इनवर्स एलिमेंट। बट देखिए कि हम एमएससी में जैसे ही हम देखेंगे ग्रुप तो हम मान के चलेंगे कि ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, या A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, या A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, वेयर B इज इक्वल टू A इनवर्स A। जैसे ही हमें किसी भी थ्योरम्स के अंदर हुआ तो हम मान के चलेंगे कि एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऐसी होती हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल वर्ड का मीन्स होता है कि 100% ट्रू, इसके साथ हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूं 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है कि 2 और 3 का नोटेशन 5 होता है। ठीक है, बट एक्चुअली हम ऐसे ही लिखते हैं, पर सही प्रोसेस इसकी ये है। तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होगा कि दी गई चीज हमारे पास है 100% ट्रू मान के चलेंगे। तो जैसे ही हमारे पास वर्ड आ जाए ग्रुप में, तो हम तीन प्रॉपर्टी, एक तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी और एक आइडेंटिटी एंड एक इनवर्स, हालांकि बहुत ही कम यूज में होगा, बट ये तीनों प्रॉपर्टी अपने आप में वहां पर मौजूद होंगी। ठीक है, ये हमारे पास है ग्रुप है। देखो इसके बाद ग्रुप की एक प्रॉपर्टी और हुआ करती थी। एक तो आप इसे नोट कीजिए, आज की क्लास में हम केवल उतना ही करेंगे जितना हमें एमएससी के अंदर यूज में लेना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप कम से कम वर्ड में अधिक से अधिक समझो। ठीक है, तो आपने ग्रुप की डेफिनेशंस नोट कर ली, एक तो हम इसे यूज में लेंगे। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारे पास है कि अगर A इनवर्स है और उसका मैं इनवर्स कर दूं तो वापिस से क्या आ जाएगा? A। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, मैट्रिक्स पढ़ के आए हो आप, A की पावर T की पावर T वापिस से क्या होती थी? एक ये प्रॉपर्टी भी हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं। एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास A स्टार B की इनवर्स, इसको बोलेंगे हम B इनवर्स स्टार इनवर्स, उल्टा चलेंगे, इसको हम बोल देते हैं रिवर्सल प्रॉपर्टी या रिवर्सल लॉ। ठीक है, ये 2 के लिए भी सत्य है, और ये 2 की बजाय अगर ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं A1 A2 A3 स्टार AN-1 स्टार AN की अगर इनवर्स आ जाए तो हम इसे बोल सकते हैं ये इक्वल होगी, लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, AN-1 इनवर्स AN-2 इनवर्स स्टार A2 इनवर्स और स्टार A1 इनवर्स। ठीक है, एक हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। तो हमें केवल ग्रुप की डेफिनेशन याद रखनी है, जिसे हमें एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, और इसके साथ साथ 2 छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रख लेंगे कि A इनवर्स की इनवर्स क्या होती है A, एंड A स्टार B की इनवर्स क्या होती है, ये रिवर्स प्रोसेस होती है। आगे से स्टार्ट कर देंगे, पीछे की ओर B इनवर्स स्टार है A इनवर्स।
इसे बोलते हैं हम रिवर्सल्स लॉ। अगर ये 2 से ज्यादा हैं तो यहां से स्टार्ट कर दो, बैक बैक है, बैक सब्स्टिट्यूशंस। ओके, ये हमारे पास केवल ग्रुप में यूज में लेंगे। तो जैसे ही हम एमएससी की थ्योरम्स करेंगे और उसके अंदर नाम आएगा, देखिए हर एक थ्योरम के अंदर ये जो टोटल 11 थ्योरम होने वाली हैं 1 to 11 तक, हर एक थ्योरम में नाम आएगा ग्रुप। ओके, तो हम मान के चलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और 2 छोटे छोटे रिजल्ट्स, हम इन 5 को कहीं भी यूज में ले सकते हैं उस थ्योरम के अंदर। ओके, तो ये कहानी तो हो गई हमारे पास एक वर्ड की, ग्रुप वर्ड। देखिए इसे बहुत ही डिटेल से समझोगे तो आपके आगे जैसे ही मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा थ्योरम्स अपने आप क्लियर होती चलेगी। समझ गए? तो थ्योरम 1 से लेके 11 तक थ्योरम्स में कुछ वर्ड आने वाले हैं ग्रुप। तो जैसे ही मैं बोलूं ग्रुप तो आपने नोट कर लिया होगा, या फिर प्रीवियस बैक जाके आप इसे नोट कर सकते हैं, इतना यूज में लेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास वर्ड आएगा, अब हमारे पास जो सेकंड वर्ड आएगा वो हमारे पास आएगा सब ग्रुप। जो सेकंड वर्ड आएगा हमारे पास है एक सब ग्रुप और एक हमारे पास आएगा नॉर्मल ग्रुप, एक हमारे पास आएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ध्यान देना, आज की क्लास हमारे पास बेसिक है, इस क्लासेस के बगैर हम यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यूनिट स्टार्ट कर भी दूं तो केवल रटने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि थ्योरम 1 से लेके जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, थ्योरम 1 से लेके 11 तक है, इसमें हमारे पास ये वर्ड आने वाले हैं। ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, फिर हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप आ जाएगा, क्वोशेंट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स आएंगे, ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वोशेंट ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म से ऐसे हम कुछ वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आपने सीखा कि ग्रुप क्या होता है, तो आपने जितना नोट किया है उसके अलावा हम कुछ भी यूज में नहीं लेने वाले हैं, ये आप क्लियर कर लो। सेकंड वर्ड हम यूज में लेंगे सब ग्रुप, और एक वर्ड आएगा हमारे पास से नॉर्मल सब ग्रुप। तो एक वर्ड आएगा हमारे पास सब ग्रुप, इसे कैसे यूज में लेंगे, एंड एक वर्ड आएगा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इससे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की शुरुआत में यानी 11th क्लासेस में जब आप शुरुआत करके आए थे तो आपने एक सेट पढ़ा था ए। जैसे मैं सेट में बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेके मान लो कि चलो ये 100 तक है। ठीक, अब मैं अगर बोलूं कि 1 2 5 और 6, 1 2 5 और 6 एक दूसरा सेट है, तो आपने ऐसे जरूर बोला होगा कि ये बी है, ये सबसेट है या उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय है ए का, बी सबसेट ऑफ है ए, और आपने ऐसे सिंबल दिया होगा कि बी सबसेट है वो है ए का। देखिए ध्यान से देखिए कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, हम जो ग्रुप पढ़ रहे हैं, देखो जैसे ही मैंने बोला ग्रुप है, इसका मतलब क्या है जी स्टार, और यहां देखो स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन, एंड जी क्या है सेट, मतलब जी क्या है हमारे पास सेट है। तो ये सिंबल हमारे पास किसका हो गया कि बी सबसेट है ए का। और अब हम क्या करेंगे कि इस ए को तो मैं मान लेता हूं जी, एंड इस बी को मैं सिंबल दे देता हूं एच, और ये बोलेंगे कि एच सबसेट है जी का। अगर मैं एच के साथ स्टार लगा दूं, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, एच सबसेट है जी। अगर मैं एच के साथ स्टार लगा दूं और जी के साथ स्टार लगा दूं, तो बताइए जी स्टार क्या बन गया, एक ग्रुप है। ये था सेट, सेट का सबसेट तो ग्रुप का सब ग्रुप, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा सब ग्रुप, ये मेरे पास क्या बन जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, इसे थोड़ा सा रीड कर लेना कि जैसे मैं बोलूं कि सब ग्रुप है तो मैं इसका सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास है कि एच सब ग्रुप है जी का। देखिए एच सब ग्रुप है जी का। जैसे ही थ्योरम्स में आपको वर्ड्स दिख जाए सब ग्रुप, एच सब ग्रुप है जी का, और आप इसे ऐसे यूज में लेके चलेंगे कि एच बिलोंग्स टू एच, एच बिलोंग्स टू एच, या A belongs to H, B belongs to H, that implies AB इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर।
और एवरीवेयर ए और बी इसकी बजाय हम लिखेंगे बिलोंगे जी के अंदर। ठीक है, मैं जैसे ही बोलूं कि सब ग्रुप तो आप सिंबल क्या बोलोगे कि एच सब ग्रुप है जी का, और ए बिलोंग्स करेगा एच में एंड बी बिलोंग्स करेगा एच में, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, एवरीवेयर ए बी बिलोंग टू जी। ये मैंने सीधा लिखा है, आप इसको ऐसा का ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, ये बीएससी फाइनल का रिजल्ट है। केवल इतना करना कि जैसे ही थ्योरम्स में आपको सब ग्रुप दिखाई दे, इसका मतलब आपको ये वाली लाइन को यूज में लेना है, इतना सा मान के चलो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया सब ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, सब ग्रुप का लेके आएंगे नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, सब ग्रुप का लेके आएंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये तो हमारे पास सब ग्रुप का साइन हो गया कि H सबसेट है, सॉरी H सब ग्रुप है जी का। नॉर्मल सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। यहां हम ट्राइंगल को लिख के इसको इस साइड में रोटेट कर देंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो इसकी डेफिनेशंस नहीं लिखी अभी तक, ये इसका केवल सिंबल है कि इस सिंबल का मतलब क्या है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और इस सिंबल का मतलब क्या है कि H सब ग्रुप है जी का। और सब ग्रुप की डेफिनेशंस क्या होती है, सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है कि A बिलोंग्स H, B बिलोंग्स H, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग H, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे जी के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी कि स्टेप फर्स्ट कंपलसरी है कि स्टेप फर्स्ट की H सबसेट जी हो, सॉरी H सब ग्रुप जी होना चाहिए। देखिए ये तो है अपने पास सिंपल सब ग्रुप, ये तो है हमारे पास सिंपल है सब ग्रुप है। जैसे ही नॉर्मल में चलेंगे तो ये कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए, यानी H है वो G का सब ग्रुप तो होना ही होना चाहिए। प्लस दूसरी स्टेप क्या है इसके अंदर, प्लस दूसरी स्टेप क्या है वो होगी कि HX इज इक्वल टू XH, एवरीवेयर X बिलोंग करेगा G के अंदर। दूसरी स्टेप क्या होगी, HX इज इक्वल टू XH, एवरीवेयर X बिलोंग करेगा G के अंदर। या दोनों स्टेप्स को मिला के हम बोल सकते हैं कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। देखिए ध्यान से, H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ H बिलोंग करेगा H में। एक तो इसका एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं। X बिलोंग करेगा G में, दैट इंप्लाइज X इनवर्स बिलोंग करेगा H में, दैट इंप्लाइज। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं, अगर मैं इसको एक स्टेप्स में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, एक स्टेप्स में इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ H बिलोंग करेगा H में, X बिलोंग करेगा G में, दैट इंप्लाइज X इनवर्स बिलोंग करेगा H में। ठीक है, एक एलिमेंट्स तो इसका मान के चलेंगे, इसमें H है तो H छोटा h ले लो और इसका X मान के चलेंगे। ठीक है, या तो हम ऐसे बोलेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि एक तो सब ग्रुप होना ही होना चाहिए, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस HX इज इक्वल टू XH। या इसको एक ही स्टेप में लिखूं मैं कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ, यस, इफ एंड ओनली इफ H बिलोंग करेगा H में एंड X बिलोंग करेगा G में। तो आपको लिखना तो है, देखो H, ये इसी को लिखना है ऐसा कैसा, एक बार तो इसके X लगाओगे और एक बार इसके क्या लगाओगे, X इनवर्स। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड शायद नया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। इफ एंड ओनली इफ को आप हिंदी में यदि और केवल यदि बोला करते थे, या इसे ऐसे बोलते थे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, बट ये इंग्लिश मीडियम में हम इसे और भी शॉर्ट में IFF लगाने का मतलब क्या है कि ये ऐसे ही एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये ऐसे लिखो IFF। देखो इसका मतलब क्या होता था, अगर आपके ठीक याद है तो प्रीवियस क्लासेस में आप थ्योरम्स को प्रूव किया करते थे
इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि पहले आप लेफ्ट साइड को गिवन में मानोगे कि ये हमें दिया हुआ है और राइट वाला प्रूफ करोगे, फिर कन्वर्सली या विलोमता लगा के राइट वाला दिया हुआ में गिवन में मानोगे और लेफ्ट वाला आप प्रूफ करोगे। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का मीन्स हुआ करता था। तो हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे, एक हमारे पास हो जाएगा सब ग्रुप एंड एक हो जाएगा हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास सब ग्रुप की डेफिनेशन थी और ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन थी। देखिए अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, ए सेट है मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप को, कि एक एग्जाम्पल है, एक सेट ए है, एक सेट बी है मेरे पास 1 2 5 1 2 4 एंड 6, एक सेट है मेरे पास है कि 2 6 एंड 7। देखिए मैंने मर्जी से एक सेट माना है ए, एक सेट माना है बी एंड एक सेट माना है सी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं बोलूं कि बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के वो एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, तो 2 एंड 6 2 एंड 6। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे कि ये बी एंड सी है, ये जो 2 और 6 हैं, क्या ये 2 और 6 ए के अंदर बिलोंग करते हैं? यस, ए के अंदर बिलोंग करने का मतलब ये इसके क्या है, ए के सबसेट है। ओके, 2 एंड 6 क्या ये बी के भी सबसेट है? हाँ, देखो 2 और 6 पूरे पूरे बी में मिल रहे हैं, तो बी एंड सी पूरे के पूरे सबसेट हैं बी के। या 2 एंड 6 किसके अंदर जा रहे हैं? 2 एंड 6 सी के अंदर भी जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि बी इंटरसेक्शन सी है, वो सबसेट है सी का भी। अगर आप एक नॉर्मल एग्जांपल को सेट के हिसाब से देखें तो ये इनके सबसेट होंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके एक रिजल्ट्स को, जो ए है उसकी जगह तो मैं लिखूंगा जी, ए है उसकी जगह तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जी, एंड बी है उसकी जगह हम मान के चलेंगे कैपिटल एच। तो जहां जहां बी है उसकी जगह हम क्या मान के चलेंगे, कैपिटल एच, एंड जहां जहां सी है उसकी जगह मैं ले लेता हूं एक बार के। तो जहां जहां सी है उसकी जगह मैं ले लेता हूं कैपिटल के। ठीक है, बी की जगह हमने माना है एच एंड सी की जगह माना है हमने के। ओके, तो इस सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, इस सब ग्रुप की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये जो H इंटरसेक्शन के है वो सब ग्रुप है G का, वो सब ग्रुप है G का, H इंटरसेक्शन के वो सब ग्रुप है H का, एंड H इंटरसेक्शन के वो सब ग्रुप है K का। H इंटरसेक्शन के क्या है, सब ग्रुप है K का। ठीक इसी प्रकार अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप की बजाय क्या आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। क्या आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है H का, एंड H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है K का। ठीक है, तो ये आप इसे एक एग्जांपल के हेल्प से इसे समझ सकते हो। तो अब आप एक बार फिर से देखना, स्क्रीन के ऊपर देखो, हमारे पास है, मैंने आमने सामने लिखे हैं कि एक साइड में मेरे पास सब ग्रुप है एंड एक साइड में मेरे पास है नॉर्मल सब ग्रुप है। जैसे ही एमएससी प्रीवियस की जो क्लासेस आएंगी उसके अंदर वर्ड्स आएंगे हम कैसे यूज में लेने वाले हैं। सब ग्रुप का सिंबल होगा H और ये उल्टा U हो जाएगा, U को रख के इसे धक्का दे दो, H सबसेट है, H सब ग्रुप बोलेंगे, H सब ग्रुप है G का, और ट्राइंगल लगा के लेफ्ट साइड में लेंगे तो H ट्राइंगल H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर A H में जा रहा है, B H में जा रहा है, तो A भी इनवर्स बिलोंगिंग H के अंदर जाएगा। और नॉर्मल सब ग्रुप में क्या है कि H सब ग्रुप G, मतलब ये तो होना, सब ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, प्लस नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप को आप एक बार ऐसे देख सकते हो कि नॉर्मल प्लस है सब ग्रुप, तो यानी सब ग्रुप तो हमारे पास होना ही होना चाहिए, प्लस नॉर्मल का मतलब क्या है, Hx इज इक्वल टू Xh एवरीवेयर X बिलोंग्स टू G। और इसको अगर एक स्टेप्स में लिखेंगे तो H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ है H बिलोंग करे H में एंड X बिलोंग करे G में।
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस H को लिख के इस साइड में x और इस साइड में x इनवर्स। ओके, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो मैं बोल सकता हूं कि इंटरसेक्शंस ऑफ टू सब ग्रुप्स, ये मैंने एग्जांपल से समझाए हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स आर सब ग्रुप ऑफ G, H एंड K, या इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H एंड K। ठीक है, अब देखो, अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे, अब स्ट्रिक्ट अलजेब्रा के एडवांस में। तो मान लो मैं मजाक के लिए बोल दूं कि H सबसेट है G का, तो इसको आप क्या बोलोगे, सबसेट की बजाय सब ग्रुप बोल देना। यही साइन सबसेट का होता है, यही ऐसे तो बोला जाएगा क्या सबसेट है, और ऐसे बोला जाएगा कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, बट हमारे पास जितनी भी इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन होंगी एमएससी प्रीवियस के अंदर, वो हिडन होगी, मतलब खुद से मान के चलेंगे कि हाँ ये ग्रुप ही है, तो हम बोलेंगे कि H सब ग्रुप होगा G का। ओके, अब देखिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट्स मानिए, जैसे मैंने एक तो x को मान लिया और एक y को मान लिया। किसका मानेंगे, इस साइड में, तो x H में भी है और y H में, तो इसका मतलब डेफिनेटली G के अंदर बिलोंग करेंगे। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक के आप इनवर्स लगा दो, चाहे तो इसके लगा दो और चाहे आप इसके लगा दो। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये सब ग्रुप होता है। ठीक है, फिर नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन तो होनी चाहिए। फिर बोलेंगे एक छोटा सा H जा रहा है H में, चलो अब H की बजाय आप बोल दो कि x तो जा रहा है H के अंदर और H जा रहा है G के अंदर। देखो ध्यान से, H के अंदर कौन जा रहा है, ये वाला H, तो H और H इनवर्स उल्टा लिख देंगे। यहां मैंने इसको जस्ट उल्टा लिखा था, या H G में लिया, H में लिया, X G में, यहां मैंने तो इसको प्रीवियस कर लिया। तो ऐसी चीजों को रटना नहीं है, आप इसे ऐसे से लिखोगे। ठीक है, अब देखो, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो काम में आने वाली है, एक वर्ड और आएगा क्विसेंट ग्रुप। ठीक है, ये भी आपके लिए बीएससी फाइनल्स में सीख के आए थे, आपके लिए नया है, बट एक वर्ड आएगा क्विसेंट ग्रुप। ठीक है, इससे पहले मैं बताना भूल गया हूं, जो नॉर्मल सब ग्रुप है, जो हमारे पास से नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका दूसरा नाम है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट सब ग्रुप भी बोलते हैं इसको कुछ बुक्स में, एंड कुछ बुक्स में इसे सेल्फ कॉन्जुगेट, कुछ बुक में इसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी बोलते हैं। ये आप एक जगह लिख लेना कि कुछ बुक्स वाले इसे नॉर्मल बोलते हैं, कुछ बुक्स वाले इसे इनवेरिएंट बोलते हैं, एंड कुछ वाले इसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास आएगा क्विसेंट ग्रुप। क्विसेंट ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका सिंबल है G/H। ठीक है, क्विसेंट ग्रुप का मतलब है G/H, और इसका दूसरा नाम है फैक्टर ग्रुप। इसका दूसरा नाम क्या है, हमारे पास है फैक्टर ग्रुप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि G/H इज इक्वल टू, आप इसे लिखोगे, पहले तो हमेशा नीचे वाला लिखोगे H। देखिए कि G/H को क्या लिखोगे आप कि HA, और A बिलोंग्स करेगा G के अंदर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि A बिलोंग्स करेगा G के अंदर। आपको क्या करना है, आप ऐसे देखोगे कि G/H, तो नीचे वाले को तो आप ऐसा कैसा लिखोगे, और इसके साथ में कोई भी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया और A जाना चाहिए ऊपर वाले के अंदर। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि K/H, तो आप क्या करोगे, इसको तो छोड़ोगे ऐसा कैसा, और एक एलिमेंट मान लो, अब की बार मैंने x मान लिया, तो बताओ x कहां जाएगा, इसके ऊपर वाले में। तो ऊपर कौन है, K, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, K। मान लो ऐसे बोल दिया कि A क्विसेंट ग्रुप है G का, तो आप क्या करोगे कि नीचे वाले को तो छोड़ोगे ऐसा ऐसा, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे आपने y ले लिया, तो y किस में बिलोंग करेगा, A के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है क्विसेंट। तो आप क्या बोलोगे फैक्टर ग्रुप को या क्विसेंट ग्रुप को कि G/H इज इक्वल टू नीचे वाला ऐसा कैसा इनटू में कोई भी एक एलिमेंट और सच दैट A बिलोंग्स टू G। आप ध्यान देना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, या तो आप ऐसे सच दैट बोलोगे या आप ऐसे बोलोगे। अगर ये एरो ऐसा निशान लगा दोगे तो भी एक ही बात है, और ऐसा लगा दोगे तो भी एक ही बात है। देखिए थ्योरम्स में आएंगी, हमें काफी कंफ्यूज करने वाली हैं, छोटी छोटी चीजें ही हैं, बस
इसके बाद हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि प्रॉपर्टी है कि एच ए इंटू एच बी, ये मल्टीप्लाई होगा एच ए बी और एच ए एच बी, एच ए एच बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स करेगा जी के अंदर, ठीक है। एच ए एच बी इंटू एच ए बी एवरीवेयर एच ए एच बी, मतलब आप दो को एक साथ लिखो या आप एक को एक साथ लिखो, ठीक है। आपको ये असंभव सा लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, बट देखो अभी भी मैंने ऐसे बताया कि जी ओब्लिक एच, आप क्या लिखोगे नीचे वाले को तो ऐसा कैसा, इनटू में यहां सच दैट, और वही बिलोंग्स करेगा उसके ऊपर वाले में, तो क्या आप यहां ए बी लिख सकते हो, यस। अगर ए जी में जा रहा है, बी जी में जा रहा है, तो इनका रिजल्ट भी किस में जाना चाहिए, जी के अंदर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी जो बीएससी फाइनल्स के अंदर थी, इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट ग्रुप, ठीक है। तो आप क्यूसेंट जैसे ही आपके थ्योरम्स में नाम आएगा अगेन एंड अगेन 11 थ्योरम्स हैं, जिसके अंदर कम से कम 5 थ्योरम, 5 से ज्यादा थ्योरम इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है कि क्यूसेंट ग्रुप जी ओब्लिक एच, और इसको बोलोगे एच इंटू कोई भी एलिमेंट्स ए, और वो ए जाएगा ऊपर वाले में, एंड ये इसकी होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप इसके इंपॉर्टेंट लगा के इसकी 2-3 चीजें देखो, इसको एक बार बेसिक सीखते हैं इसका कि वास्तव में क्यूसेंट है क्या। कुछ डाउट्स हैं जो आपकी प्रीवियस क्लासेस के दूर हो जाएंगे, तो आप एक बार इस साइड में यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मली होता क्या है। देखिए अब तक आपने जो 12th तक पढ़ी थी या आपने बीएससी तक पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास ऐसे होते थे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अगर मैं सीधी अपनी भाषा में बोलूं तो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे कि ये ऐड है हमारे पास, और ये क्या है, सबट्रैक्ट है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, और ये हमारे पास डिवीजन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 12th क्लास तक की या बीएससी तक की, तो ये हमारे पास क्या है कि प्लस को हम ऐड बोलते हैं, माइनस को हम सबट्रैक्ट बोलते हैं, क्रॉस को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, या इसको हम डॉट भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 6 होता है, मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसे हम डिवीजन बोलते हैं। अब देखिए हम किसके अंदर चल रहे हैं, एमएससी के अंदर, एडवांस के अंदर, ठीक है। तो ये एडवांस बोल दो या हायर मैथमेटिक्स बोल दो। हायर मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं कि आप ये सिंपल्स को, आप वर्ड्स को आप यूज मत लीजिए, ऐड की बजाय आप ऐसे बोलिए SUM, ठीक है, कि ऐड अपने प्रीवियस क्लासेस तक करते थे, अब हम बोल देंगे सम। देखो एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये सबट्रैक्ट है, इसको आप डिफरेंस बोलिए, मतलब नॉर्मली हम घटाने को क्या बोलेंगे हायर मैथमेटिक्स में, डिफरेंस बोलेंगे। मल्टीप्लाई को आप प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई का मतलब है प्रोडक्ट है, और डिवीजन का मतलब है क्यूसेंट, ठीक है। डिवीजन का मतलब है क्यूसेंट। तो मैंने ये जो वर्ड यूज में लिया है क्यूसेंट ग्रुप, ये जो क्यूसेंट ग्रुप था, इसका मतलब इसको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यह आप एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आप इसे कहीं भी अपनी कॉपी के पीछे नोट कर लीजिए, जिससे हमें क्या पता चले कि हम हायर मैथमेटिक्स में हम इन वर्ड्स को यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इस वर्ड को देखोगे, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा बन गया। ये क्या है, एक भाग की विधि हो गई, ये हमारे पास एक डिवीजन है। अब देखिए जो इसके पास दूसरी समस्या आएगी, अब इस क्यूसेंट को लेके जो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे इन पे ध्यान देना, 3-4 वर्ड लिखता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, बट कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। इस क्यूसेंट का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से भाग ही देना हो गया। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे कि G/H, कुछ ऐसे लिखेंगे G/H, और एक होता है G/H, ठीक है। G/H, G/H और G/H, ठीक है। देखने के लिए ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ये दोनों एक समान से लगेंगे, बट हमें कौन सा यूज में लेना है और इनके मतलब क्या होते हैं। तो इनका मतलब मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले हमें यूज में लेना है इसको, और इसके साइन को हम ओब्लिक बोल के चलेंगे, ठीक है। इससे क्या कि अपने को सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हम ऐसे बोल देंगे ओब्लिक है, हालांकि क्यूसेंट बोलना चाहिए,
बट हम आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अदरवाइज आप ये वाला सिंबल यूज में ले लोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि G कंप्लीट डिवाइड करे H को। जैसे यहां 3 है और ये 9, तो ये 3 है कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो 0 होना चाहिए। 3 कंप्लीट डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैं नॉर्मली लिख सकता हूं कि 9/16, मतलब एक नंबर है 9 और इसके अंदर हमने 16 का डिवीजन किया है। इसका रिजल्ट चाहे जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इसका रिजल्ट है कि 16 और डिवीजन बाई 4, मतलब 16 के अंदर पूरा इसका रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास है 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, देखो 16 और 4, क्या 16 4 को कंप्लीट डिवाइड करेगा? नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। और इसका मतलब सामान्य डिवीजन हो गया, और इसका मतलब है ये इसे कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब ये नीचे वाला इसे कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए, तो हम इसे ओब्लिक लगा के बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है G/H है। तो आप ना तो इसे यूज में लेंगे, और हालांकि मैंने नोट्स बनाते वक्त बहुत बार इसका यूज लिया है, बट आप इसकी बजाय आप क्या मान के चलोगे, ऐसे। ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर मैंने लिख लिया होगा, रेगुलर लिखते हैं तो ऐसा नॉर्मल सी बात है, बट आप इसको ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारे पास थ्योरम में होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म्स। तो क्लासेस बहुत ही लंबी जा रही है, तो इसे एक बार जल्दी सीख लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? अब की बार हमारे पास 2 ग्रुप्स होंगे, एक ग्रुप होगा G* और दूसरा ग्रुप हम लेंगे G'(O), और एक मैपिंग है F बिलोंग G* से G'(O) इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ F of A*B is equal to FA of F of B, एवरीवेयर AB बिलोंग्स करे G के अंदर। ठीक है, एक वर्ड आएगा हमारे पास होमोमॉर्फिज्म्स। उसका मतलब ही क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी 2 ग्रुप होंगे, और ये बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, और एक मैप होगी। ये हमारे पास क्या होगी, एक मैपिंग। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे पास है G है, और ये हमारे पास है G' है, और ये हमारे पास है F है। ठीक है, तो एक मैपिंग होगी F बिलोंग G* से G'(O) इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ F ऑफ A*B, और ये होना चाहिए, पहले तो यहाँ स्टार लगेगा और इसके बाद इसका F लग के ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, पहले स्टार का स्टार में यूज लेंगे और ऑपरेशन का ऑपरेशन यूज में लेंगे, छोटा O है तो छोटा O, और यहाँ A और B बिलोंग्स करेंगे इसी G के अंदर। ये हम जैसे आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहाँ होमोमॉर्फिज्म क्लियर करवा देंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टी आएगी, ये 1-1 हो सकता है, इसका मतलब है, और एक हो सकता है हमारे पास ऑन टू होगा, ये इपीमॉर्फिज्म होगा। ऑन टू होगा ये हमारे पास है इपीमॉर्फिज्म। 1-1 होगा तो इसे मोनोमॉर्फिज्म बोल देंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लासेस लंबी जा रही है, इसलिए इस वर्ड को एक बार इतना सा लिख के चलोगे कि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस क्या होती है। आपने BSc तक हिंदी मीडियम में पढ़ी है, तो इसे इंग्लिश में लिख लीजिए कि लेट G* एंड G'(O बी 2 ग्रुप्स, देन ए मैप F बिलोंग G* से G'(O इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ F ऑफ A*B इज इक्वल टू F ऑफ A और F ऑफ B एवरीवेयर AB बिलोंग्स से G। अगर ये 1-1 है तो ये मोनोमॉर्फिज्म, ऑन-टू है तो ये इपीमॉर्फिज्म, और अगर ये हमारे पास 1-1 भी है और साथ साथ ये ऑन-टू है, अगर दोनों आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिज्म, अब ये यहाँ से हमारे पास MSc प्रवेश की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। आइसोमॉर्फिज्म है, इसका हम जो नोटेशन है वो ऐसे देंगे, बराबर का साइन लगा के आपको ऐसे लिखना है। इसका ये मतलब क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आप बराबर लिख के और ऊपर से हमें कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म। और ये हमारे पास इक्विवेलेंस, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये भी आप BSc
फाइनल में पढ़ के आए थे। इसके साथ एक केले की थ्योरम और थी, क्लासेस लंबी जा रही है वरना थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस, और इक्विवेलेंस रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, प्लस सिमेट्रिक है, प्लस ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो आज की क्लास का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, ठीक है, ये साथ साथ आप लिख लेना, अगर मैं आज की क्लासेस का इस निष्कर्ष निकालूं या बोलूं कंक्लूजन निकालूं, तो जैसे ही मैं अब लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारे पास लेक्चर 1 था, अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास है लेक्चर 2, या आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा लेक्चर 2। उसके अंदर हम एमएससी प्रीवियस की थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम 1 से लेके थ्योरम 1 से लेके 11 तक जो मैंने शुरुआत में बताया था, इन थ्योरमों के अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे। कुछ वर्ड्स का मतलब है ग्रुप वर्ड आ जाएगा, या हमारे पास है सब ग्रुप वर्ड आ जाएगा, या हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप वर्ड आ जाएगा, या हमारे पास है इनवेरिएंट आ जाएगा। ठीक है, या हमारे पास है सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप आ जाएगा, या हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप आ जाएगा, या क्यूसेंट ग्रुप आ जाएगा, या हमारे पास फैक्टर ग्रुप आएगा, या हमारे पास होमोमॉर्फिज्म आएगा, या हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म आएगा, या हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म, या हमारे पास इपीमॉर्फिज्म आएगा, या हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म आएगा। ठीक है, जो हम थ्योरम 1 से लेके 11 तक जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये मोनोमॉर्फिज्म और एक इपीमॉर्फिज्म्स, ये हमें थ्योरम्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट हमारे पास बार अगेन एंड अगेन क्या आएगा, आइसोमॉर्फिज्म, जिसे हम सिंबल में ऐसे लिखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म को कैसे लिखेंगे, सिंबल में। इसका मतलब ही क्या हो गया कि मोनोमॉर्फिज्म प्लस इपीमॉर्फिज्म। तो ये थ्योरम्स के अंदर नहीं दिखाई देंगे, बट ये दोनों वर्ड्स इस आइसोमॉर्फिज्म के अंदर छुपे हुए होंगे, और आइसोमॉर्फिज्म स्वयं होमोमॉर्फिज्म के अंदर होगी, और होमोमॉर्फिज्म वो 2 ग्रुप के अंदर होगी। तो देखिए इनका ये इन चारों सारे वर्ड्स का ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये ग्रुप के ही पार्ट्स हैं सब ग्रुप, और सब ग्रुप के ही पार्ट है नॉर्मल सब ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप। तो अगर आप इसको एक ग्राफ से समझना चाहोगे तो ये कहानी केवल एंड केवल ग्रुप की है। ठीक है, ये कहानी केवल एंड केवल हमारे पास ग्रुप की है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड और देखने को मिलेगा, मैं लास्ट लिख देता हूं, कर्नल ऑफ एफ। इसको आप ऐसे लिखोगे, K इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू E डैश बिलोंग्स टू G डैश, और ये सबसेट है G का। ये लिखोगे सॉरी, ये कब होगा, G स्टार से G डैश O, G स्टार से G डैश O। ये एक लास्ट डेफिनेशन और लिखोगे कर्नल एफ की। तो इतना सीखने के बाद जितना आपने लिखा है, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। पहले तो आप इसे अलग से एक फेयर कॉपी में उतारिए। ठीक है, मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं उसके अलावा हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा या बीएससी फाइनल का यूज में नहीं लेने वाले हैं। जैसे मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर ये वर्ड्स आएंगे, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप लेक्चर 1 में जाइए और वहां से इसे देखिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इन वर्ड्स को आप सीख चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन वर्ड्स को मैंने बहुत डिटेल से नहीं बताया है क्योंकि बीएससी फाइनल्स का सिलेबस था, बट इसे हम क्या करने वाले हैं, एमएससी में जितना हम काम में लेने वाले हैं उतना मैंने इसे बता दिया है। तो ये आपके 3 पेज के करीब भर जाएंगे, तो आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करोगे, इसके बाद ही आप इसका लेक्चर 2 देखोगे। ठीक है, अगर आप सीधे लेक्चर 2 पे आएगा तो बिलीव मी कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में, जहां हम डायरेक्ट एक थ्योरम्स करवाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तब तक आपने जितना लिखा है उसके 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो मीडियम की प्रॉब्लम डेफिनेटली 15 दिन के बाद ही दूर हो जाएगी। ओके।